राधे राधे। जिसने पहले एपिसोड्स नहीं सुने वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सुने। एपिसोड 325 अधूरे से एहसास। सम्राट पीहू और शौर्य नालंदा की सगाई पूरी हो चुकी थी। अब उनके ऊपर फूलों और तालियों की बरसात कर रहे थे। तभी रेहान माइक लेकर स्टेज पे आया। उसने डार्क ब्लू कलर का सूट पहना था जिसमें वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था। उसने कहा, सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हमारे दोनों कपल्स की सगाई पूरी हो चुकी है और हम इन्हें इनकी सगाई के लिए बधाई देते हैं। उसने कहा और अपना हाथ ऊपर करके ताली बजाने लगा। उसे देखकर सब एक बार फिर से ताली बजाने लगे। रेहान ने आगे कहा, अब इनकी सगाई पूरी हो चुकी है तो एक डांस तो बनता ही है। मैं दोनों कपल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप हमें अपना परफॉर्मेंस दें। उसने कहा तो पीहू खुश हो गई। उसने सम्राट का हाथ पकड़ा और खींचते हुए स्टेज के बीच में ले आई। वहाँ की सारी लाइट्स बंद हो गई और सिर्फ उन दोनों कपल्स पर लाइट स्पार्ट हुई। शौर्य ने अपना हाथ आगे किया तो नालंदा ने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। उसने नालंदा के कमर पर अपना एक हाथ रखा और दूसरे हाथ में उसका हाथ पकड़कर वे दोनों म्यूजिक में डांस करने लगे। शौर्य नालंदा को आंखों में देखकर था। उसने उसे अपने लिए सिर्फ प्यार ही प्यार दिखाई दे रहा था। उसने कहा, तुम खुश हो? फाइनली कल तुम मेरी दुल्हन बनोगी। कितना इंतज़ार किया है मैंने इस पल का। नालंदा ने हाँ में सिर हिलाया और अपना सर शौर्य के सीने पर रखते हुए बोली, हाँ मैं बहुत खुश हूँ शौर्य, एंड थैंक्स सो मच मेरी लाइफ में इतनी सारी खुशियाँ भरने के लिए। इधर सम्राट और पीहू का कपल डांस कर रहे थे। पीहू आज बहुत खुश थी। फाइनली सम्राट ने उसे अपने दिल की बात बता दी। उसने कहा, आप इसलिए मुझे परेशान कर रहे थे ताकि आप मुझे इस तरह सबके सामने प्रपोज करके सरप्राइज़ दे सकें। सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। मैं चाहता था कि मैं इस पल को तुम्हारे लिए सबसे खास बनाऊं। वैसे एक सरप्राइज़ है मेरे पास तुम्हारे लिए। पीहू ने खुश होते हुए कहा, एक और सरप्राइज़? सम्राट ने उसके नाक पर टैप किया और कहा, हाँ लेकिन वो कल तुम्हें मिलेगा। म्यूज़िक बंद हुआ और उसके साथ उनका डांस भी ख़त्म हुआ। लाइट फिर से ऑन हुई और फिर से सब तालियां बजाने लगे। तभी अंश का फ़ोन बजने लगा। उसने देखा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉल है। उसने सोना को देखा और सम्राट और पीहू के लिए चीयर्स कर रही थी। वो उसे देखते हुए फ़ोन अटेंड करने चला गया। कुछ देर बाद सबने खाना खाया। अंश ने हवेली के बाहर सारे कॉटेज और को गेस्ट के रहने के लिए तैयार करवा दिया था, इसलिए सभी गेस्ट आराम करने चले गए। आयंश सारांश के साथ सोना के कमरे में था। छाया दोपहर को ही हवेली आ चुकी थी और वह इससे पहले अंश के विला पर थी। सारांश और आयंश को उसने पहले भी संभाला था, इसलिए सोना ने उसे सगाई के वक्त पर वंश और सानवी को संभालने के लिए बुला लिया था। उसने वंश को भी सुला दिया था और लेकिन सानवी चुप नहीं हो रही थी। वो उसे लेकर हॉल में आ गई, जहाँ पर दरवाजे से सोना अपने कान से ईयरिंग निकालते हुए आ रही थी। उसने सानवी को रोने की आवाज़ सुनी और जल्दी से उसके पास आ गई। वो उसे अपने गोद में लेते हुए बोली, क्या हुआ इसे? क्या बेबी को भूख लगी है? आई एम सॉरी बेबी, मम्मा बिजी थी, उसने कहा और उसे झुलाने लगी। उसके छाया को देखा और कहा, क्या तीनों बच्चे सो गए? छाया ने कहा, यस मैम, मैंने उन्हें सुला दिया है। और तुम्हें सर, क्या वे वापस आ गए? सोना ने पूछा तो छाया बोली, नो मैम, सर यहाँ नहीं आए हैं। सोना ने कहा, ठीक है, तुम जाओ आराम करो, हम भी कमरे में जाते हैं। छाया ने अपना सर झुकाया और वहाँ से चली गई। सोना भी सानवी के साथ कमरे में आ गई। उसने सारांश और आयांश को देखा जो उसके बेड पर सो रहे थे। वंश उनके पास ही झूले पर सो रहा था। बेबी तुम यहीं रहो अपने भाई के पास, मम्मा अभी कपड़े बदल के आती है। हाँ, सोना ने सानवी को बेड पर रखा और कपड़े लेकर वॉशरूम में आ गई। कुछ देर बाद उसने ढीला सा फ्रॉक पहना और बाहर आई। वे सानवी को लेकर सोफे पर बैठ गई और उसे फीड कराने लगी। कुछ देर बाद सानवी सो गई। उसी वक्त वंश भी जाग गया और रोने लगा। सोना ने झूले को खींचते हुए सोफे के पास ले आई और सानवी को उसके सिलाकर वंश को अपने गोद में उठा लिया। उसने उसे गोद में लेकर सोफे पर बैठा गई। वो उसके चेहरे को देखने लगी। वो दिखने में बिल्कुल अंश की तरह लग रहा था।
वो मुस्कुराई और उसके गाल को सहलाते हुए उसे फीड कराने लगी। कुछ देर बाद अंश कमरे में आया। वह जैसे ही अंदर आया, उसकी नज़र इस दुनिया की सबसे खूबसूरत नज़ारे पर पड़ी। सोना सोफे पर लेटी हुई थी। उसके सीने पर लगकर वंश सोया हुआ था और सोना एक हाथ से सोते हुए ही सानवी के झूले को धक्का दे रही थी। अंश मुस्कुराया और कपड़े लेकर वॉशरूम में आ गया। उसने कपड़े बदले और बाहर आया। वो सोफे के पास आया और उसने सो रही सोना को गोद में उठाकर उसे बेड पर सुला दिया। सोना ने अब भी वंश को अपने सीने से लगा रखा था। अंश ने कहा, जरूर थक गई होगी, तभी इसी तरह से सो रही है, उसने कहा और सोना के माथे पर किस करते हुए सानवी को लेकर बेड के दूसरी तरफ आयांश लेट गया। उसने उन चारों को देखा तो उसके सामने बहुत आराम से सो रहे थे। वो मुस्कुरा तभी आयांश को उसके लेस सो रहा था। उसने करवट ली और अंश को अपने छोटे छोटे हाथों से पकड़कर सो गया। अंश ने उसका सर अपने बाजू पर रखा और उसके सर को सहलाते हुए कब नींद में आगोश में चला गया उसे पता ही नहीं चला। सुबह 10 बजे हवेली के बाहर बड़े से गार्डन में हल्दी की तैयारी चल रही थी। सबने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। हमारे दोनों दूल्हे एक तरफ कुर्सी पर बैठे थे, जिन्हें घर के बड़े ने हल्दी से नहला दिया था। उन्हें हल्दी लगने के बाद उनकी उतारी हुई हल्दी दोनों दुल्हनों को लगाने वाली थी। नीलिमा को और मिसेस कपूर बची हुई हल्दी लेकर दुल्हनों के पास आ गई। उन दोनों ने एक जैसे पीले रंग के कपड़े पहने थे और फूलों से बनी ज्वेलरी पहने हुए थी, जिसमें वे दोनों अद्भुत सुंदर लग रही थीं। सबने खूब हल्दी खेली, एक दूसरे को लगाया और सब एक जैसे पीले पीले हो गए। सोना उनसे दूर मेहमानों के बीच बड़ी सबको एंजॉय करते देख रही थी। वो सबके पास आकर हल्दी को एंजॉय नहीं कर सकती थी, क्योंकि अभी उसे एक ही वीक हुआ था वंश और सानवी को जन्म दिए, और वो नहीं चाहती थी कि उसकी कोई भी लापरवाही की वजह से दोनों बच्चों के हेल्थ की बात आए। हल्दी सेरेमनी होने के बाद सब फ्रेश होने कमरे में चले गए। पीहू कमरे के वॉशरूम में मिरर के सामने खड़ी होकर अपनी ज्वेलरी हटा रही थी। हल्दी की वजह से उसके चेहरे पर अलग ही ग्लो था और उसके हाथों की मेहंदी और भी खिली हुई लग रही थी। वो अपने ख्यालों में ही थी कि उसे अजीब सा महसूस हुआ। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और मिरर में देखने लगी। उसने गहरी सांस ली और पास के काउंटर से एक किट निकाल लिया। वो अपने लिप्स को बाइट करते हुए उस किट को देखने लगी। वह एक प्रेगनेंसी किट थी, जिसे उसने कुछ वक्त पहले लिया था। उसे बहुत वक्त से महसूस हो रहा था कि उसके अंदर कुछ बदलाव आ रहे हैं। वो और सम्राट अब तक इतने बार करीब आ गए थे कि उसे याद भी नहीं रहा कि कब उसके पीरियड्स मिस हो गए। लगभग 5 मिनट बाद वो टॉयलेट की सीट पर बैठी और अपने हाथ में रखे किट को देख रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। तभी कोई वॉशरूम पर दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। पीहू ने जल्दी से अपना हाथ पीछे छिपा लिया। उसने देखा वहाँ पर सम्राट आया है। सम्राट ने पीहू को देखा और उसके पास आते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम अपना नया कमरा भूल गई हो? उसने कहा तो पीहू ने हकलाते हुए कहा, हाँ वो मैं गलती से आ गई थी, मुझे चलना चाहिए, उसने कहा और जाने लगी तो सम्राट ने उसका हाथ पकड़ लिया। पीहू ने अपनी आंखें बंद कर ली। सम्राट उसके पास आते हुए बोला, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? और तुमने अपने हाथ पीछे क्यों कर रखे हैं? उसने कहा तो पीहू ने हाथ को पकड़कर आगे कर उसने कहा और पीहू के हाथ को पकड़कर आगे कर दिया। पीहू अपना सर झुकाकर खड़ी थी। सम्राट ने उसकी मुट्ठी खोली और उसमें एक किट को देखा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने कहा, ये क्या है पीहू? तुम इसे क्यों छुपा रही हो? उसने कहा और उस किट को पकड़कर देखा। उसमें एक लाल लाइन बनी हुई थी। सम्राट ने उस पीहू के सामने करते हुए कहा, ये क्या है पीहू? पीहू ने कहा, ये प्रेगनेंसी टेस्ट की किट है सम्राट, और ये नेगेटिव है। उसने कहा तो सम्राट हैरान हो गया। उसने कहा कि क्या क्या तुम ये क्यों? यू आर ऑन योर पिल्स राइट? पीहू ने नहीं में सर हिलाया। सम्राट ने उसके बाहों को पकड़ा और गुस्से से कहा, तुम्हें किसने कहा था ये करने के लिए? पागल हो गई हो? पीहू ने बकते हुए कहा, आई थॉट मैं आपको शादी के दिन सरप्राइज़ दूंगी। मैंने आपको आयांश और सारांश के साथ बहुत खुश देखा है, इसलिए मुझे लगा आपको बच्चे बहुत पसंद है।
इसलिए मैं आपको आपका। वो ये कह ही रही थी कि सम्राट ने कहा, पीहू मुझे आयांश और सारांश पसंद है, लेकिन तुम इसके लिए बहुत यंग हो, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। जब हमें बच्चे चाहिए होंगे तो मैं तुम्हें खुद से कहूँगा, उसने कहा और पीहू के गले पर हाथ रखते हुए सॉफ्टली उसके देखने लगा। पीहू ने कहा, हाँ, वे सर हिलाया। सम्राट ने उसे गले से लगा लिया। पागल लड़की। इस वक्त लगभग दोपहर के 12 बज रहे थे। सोना बच्चों को छाया के पास छोड़कर कमरे में आ गई। इधर उधर नहीं देखा और सीधा वॉशरूम में आ गई। उसके टॉयलेट पे हैंगर पर टंगा और शावर के पास आ गई। उसने अपने ऊपर की साड़ी को हटाया ही था कि उसे अपने पीछे किसी होने का एहसास हुआ। वो झट से पलट गई और उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। आह! उसने अपने सीने पर हाथ रखा और कहा, अंश, आपने तो हमें डरा ही दिया था। उसने सामने अंश पूरी तरह हल्दी में नहाया हुआ था। उसका वाइट कलर का कपड़ा पूरी तरह से पीला हो गया था और उसके चेहरे की पहचान भी नहीं हो रही थी। शौर्य और दीप ने उसके ऊपर हल्दी की पूरी बाल्टी उड़ेल दी थी। अंश ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, हाँ, मैं हूँ। तुम तो मुझे देखकर ऐसे डर रही हो जैसे तुम्हारे आगे कोई भूत खड़ा हो। सोना ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और हंसते हुए बोली, अब आप भूत की तरह लगोगे तो डर तो हमें लगेगा ही, उसने कहा और हंसने लगी। अंश ने उसे हंसते हुए देखा तो उसके ऊपर से हाथ डालकर उसे अपनी तारीफ खींच लिया। उसने कहा, बहुत हंसी आ रही है, रुको, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें भी मेरे जैसे बनाता हूँ, उसने कहा और सोना के गले पर अपना हल्दी वाला हाथ फेरने लगा। सोना ने अपना हाथ सर नहीं में हिलाया और कहा, नहीं, आप ये नहीं कर सकते, हमें मॉम ने मना किया है अंश। लेकिन अंश ने उसकी बातों को इग्नोर किया और अपने गाल से उसके गाल को सहलाने लगा। उसने गाल पर लगी हल्दी अब सोना के गाल पर छप चुकी थी। अंश ने उसे टाइटली पकड़ा और उसके पीठ पर हाथ घुमाते हुए अपने हाथ को जल्दी उसके पीठ पर लगा रहा था। वो धीरे धीरे उसके गर्दन पर, फिर कॉलर बोन पर और फिर उसके कमर में हल्दी लगाने लगा। उसके हाथ जैसे जैसे सोना के शरीर के हिस्सों को छू रहे थे, सोना को अजीब सा एहसास हो रहा था। उसने सोना का हाथ पकड़ा और उसके हाथ साथ शॉवर के नीचे खड़ा हो गया। उसने शॉवर का टैप ऑन किया। गर्म पानी की बूंदों का एहसास करते हुए सोना अंश से लिपट रही थी। अंश ने उसे दीवार पर धक्का दिया और उसके सर के दोनों तरफ हाथ रखते हुए उसकी आंखों में देखने लगा। शॉवर के पानी में अंश का हल्दी धुल कर सोना के ऊपर गिर रही थी। अंश उसके चेहरे को पकड़कर उसके माथे पर किस करते हुए पूरे शरीर पर किस करने लगा। उसने सोना के पीठ पर हाथ फेरा और उसके ब्लाउज की डोरी खोल दी। सोना ने कसके अंश की शर्ट को पकड़ लिया। अंश उसके गले पर बेताशा किस किए जा रहा था और सोना के हाथ उसके बालों में उलझ गए। अब वो उसे खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। अंश भी अब अपना कंट्रोल खोता जा रहा था। उसने उसके सॉफ्ट लिप्स अपने होठ रख दिया और उसे सॉफ्टली किस करने लगा। कुछ देर बाद सोना भी उस किस में उसका साथ देने लगी। वो अंश को रोकना नहीं चाहती थी, पर वो इस हाल में नहीं थी कि वो अंश को अपने पास आने की इजाज़त दे। अंश भी अपनी बेचैनी को समझ रहा था। वो सोना को महसूस करना चाहता था। उसके जहन में कोई भी ऐसी एक याद नहीं थी जब वो और सोना एक हो रहे हों। वो जानता था सोना उसकी है, पर वो उसे हर तरह से अपना बनाना चाहता था। वो उसके प्यार को महसूस करना चाहता था, पर वह जानता था सोना के लिए ये मुश्किल था। उसने अभी अभी 2 बच्चों को जन्म दिया है और वो उसे और तकलीफ नहीं देना चाहता था। वो उस किस में इतना खो गया था कि उसे एहसास नहीं हुआ कि सोना कब से उसके सीने पर मार रही थी। कुछ देर बाद अंश सोना से अलग हुआ और उसने उसके माथे से अपना माथा जोड़ लिया। उसने कहा, आई लव यू सोना, टिल द एंड ऑफ माई लाइफ। सोना ने उसे देखा। उसकी आंखों में नमी थी। अंश ने उसके माथे को चूमा और उसे अपने सीने से लगा लिया। न जाने कब तक वे दोनों इसी तरह शॉवर के पानी में भीगते रहे। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड नाउ नेक्स्ट एपिसोड। राधे राधे। शादी संपन्न हुई। शाम का वक्त।
एक कमरे में पीहू और नालंदा एक जैसे कपड़े पहने मिरर के सामने बैठी थी। पार्लर से आई मेकअप आर्टिस्ट उन्हें तैयार कर रही थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खोलकर शौर्य की मॉम और नीलिमा अंदर आईं। उनके पीछे कुछ मेड्स अपने हाथों में बड़े बड़े थाल लेकर खड़ी थीं। वे दोनों उन्हें देखकर खड़े हो गए। शौर्य की मॉम नालंदा को बेड पर बिठाते हुए उसके हाथ में एक थाल रखते हुए बोली, ये मेरी बहू के लिए है, मैंने स्पेशली इसे तुम्हारे लिए बनवाया है। नालंदा ने देखा थाल में एक बहुत सुंदर लाल रंग का जोड़ा रखा हुआ था। उन सबको देखते हुए नालंदा की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसने कहा, मॉम, ये तो बहुत सुंदर है। थैंक्स मॉम, उसने कहा तो शौर्य की मॉम ने उसे गले से लगा लिया। वहीं पीहू को भी नालंदा ने एक बड़ा सा थाल पकड़ा दिया। पीहू अपनी चमकती आंखों से अपनी शादी के जोड़े को देख रही थी। नीलिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, जरा इसे पहनकर तो दिखाओ, मैं भी देखना चाहती हूँ मेरी बहू कितनी सुंदर लगती है इस जोड़े में। उसने कहा तो पीहू एक्साइटेड होते हुए बोली, ऑफ कोर्स मॉम, मैं ये अभी आपको पहन कर दिखाती हूँ, उसने कहा और जल्दी से चेंज करने चली गई। कुछ देर बाद दोनों दुल्हन अपने अपने चटक लाल रंग के जोड़ों में तैयार थीं। नीलिमा और मिसेस कपूर ने अपनी अपनी बहुओं की नज़र उतारी और उन्हें मंडप पर ले गए। वो जगह लोगों से खचाखच भरी थी। उधर सम्राट और शौर्य पर गोल्डन कलर की शेरवानी पहने कब से मंडप पर बैठे अपनी अपनी दुल्हनों का इंतजार कर रहे थे। इन दोनों ने अपनी खूबसूरत दुल्हनों को देखा तो बस देखते ही रह गए। वे दोनों किसी साम्राज्य की रानी की तरह लग रही थीं। नीलिमा और मिसेस कपूर को उनकी जगह पर बिठा दिया गया। नीलिमा और मिसेस कपूर ने उनकी जगह पर बिठा दिया। महापंडित जी ने शादी की विधि शुरू की दी। मंत्र पढ़ते हुए हवन की आहुति देने लगे। कुछ देर बाद दोनों जोड़े फेरों के लिए खड़े हो गए। फेरों के बाद पीहू के कन्यादान के लिए दीप और शिवी आगे आए। दीप ने पीहू का हाथ सम्राट के हाथ से रखते हुए कहा, मेरी बहन का ख्याल रखना। वहीं नालंदा का कन्यादान शिवा और नीलिमा ने किया। ये देखकर नालंदा बहुत इमोशनल हो गई। इन्हीं सब के बीच छाया वंश को लेकर सोना के पास आई। सोना ने उसे ले लिया और उसे चुप करने लगी, लेकिन शोर इतना ज़्यादा था कि वंश और भी ज़्यादा रोने लगा। सोना ने अपने पास खड़े अंश को देखा। उसने कहा, अंश, हम कमरे में जा रहे हैं। अंश ने हाँ में सिर हिलाया। शादी संपन्न होने के बाद दोनों जोड़ों ने महापंडित जी का आशीर्वाद लिया और घर के बड़ों का आशीर्वाद लेने लगे। सम्राट और पीहू अंश और सोना के पास आ गए। सोना ने एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स पीहू को दिया और अपने गले लगाते हुए बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस पीहू, आई एम हैप्पी फॉर यू, उसने कहा और पीहू से अलग हो गई। सम्राट और पीहू दीप और शिवा के पास आ गए। शिवी ने भी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा और उसे एक गिफ्ट का बॉक्स दी। उधर दीप और सम्राट एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। पीहू दीप के गले लग गई और बोली, थैंक्स भाई। दीप ने पीहू के सर पर थपकी दी और उसके गले हो गया। उसने सम्राट को देखा और कुछ देर देखने रहने के बाद वो अचानक से सम्राट के गले लग गया। उसने कहा, मुझे तुम पर यकीन तो नहीं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मेरी बहन का ख्याल रखना। अगर तुमने उसे जरा सी भी रुलाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सम्राट ने सुना और मुस्कुराया। उसने कहा, डोंट वरी साले साहब, मैं तुम्हारी बहन का अपने जान से भी ज़्यादा ख्याल रखूंगा। कुछ देर बाद सब कुछ खत्म हो गया। पीहू और सम्राट, नालंदा और शौर्य को बहुत सारे गिफ्ट मिले थे। नालंदा, पीहू, सोना और शिवी के कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। चारों लड़कियां किसी बारे में बात कर रही थीं। शिवी को भी उनकी बातें सुनने में बहुत मज़ा आ रहा था। पीहू सोना का हाथ पकड़ते हुए बोली, ओफो भाभी, अब इतना क्या शर्माना, सच सच बताओ, आपको अंश भाई ने अब की पहली रात में क्या गिफ्ट दिया था? सोना अपना लाल गाल लिए बैठी थी। उसने कहा, तुमने ये हमसे क्यों पूछ रही हो? पीहू ने कहा, ओहो भाभी, आपको नहीं पता, सम्राट ने कहा आज मेरे लिए उनके पास कोई सरप्राइज़ है और मुझे ये जानना है कि लड़के उनकी शादी में अपनी वाइफ को क्या सरप्राइज़ देते हैं। सोना ने उसके सर पर मारते हुए कहा, पागल कहीं की,
ये तो तुम्हें बाद में पता चल ही जाएगा ना कि सम्राट तुम्हें क्या देने वाले हैं। बट भाभी, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। यू नो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट सरप्राइज, उसने कहा तो दरवाजे के तरफ से किसी के गले साफ करने की आवाज़ आई। सबने उस तरफ देखा। वहाँ पर सम्राट खड़ा था। उसे देखकर चुप हो गए। सम्राट सबके पास आया और पीहू को देखते हुए बोला, गर्ल्स, इफ़ यू ऑल डोंट माइंड कैन आई टॉक टू पीहू फॉर 2 मिनट्स। कोई कुछ कहना था। सोना ने जल्दी से कहा, सम्राट, तुम्हें पीहू से बात करने के लिए हमारी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर ऑल शी इज़ योर वाइफ। वैसे भी हमें ये बात बिल्कुल भी नहीं पता कि तुम पीहू को कोई सरप्राइज़ देने वाले हो। सच में, उसने कहा तो सम्राट ने हैरानी से पीहू को देखा। इस लड़की ने और क्या क्या बताया है उनके बारे में। सम्राट ने ऑकवर्ड होते हुए कहा, वो सोना, मैं बस पीहू से बात। सोना सम्राट और पीहू को कमरे से बाहर धक्का देते हुए बोली, हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तुम दोनों जाओ और अपनी स्पेशल मोमेंट्स को एंजॉय करो। सम्राट और पीहू कमरे से बाहर आ गए। सोना, शिवी और नालंदा ने उन्हें हाथ हिलाते हुए बाय कहा और पीहू को उनके स्पेशल नाइट के लिए ऑल द बेस्ट भी। सोना और शिवी ने नालंदा को देखा। नालंदा उन्हें खुद को देखकर कंफ्यूज हो गई। उसने कहा, आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? सोना ने कहा, क्या तुम्हें भी फर्स्ट नाइट के बारे में कुछ जानना है? नालंदा ने अपना सिर झुकाते हुए नहीं में सर हिलाया। तभी दरवाजे पर शौर्य आद्या को लेकर आ गया। वो उसे नालंदा को देखते हुए बोला, बेबी, ये बहुत रो रही है, प्लीज़ इसे चुप कराओ। नालंदा बेबी को अपने गोद में लेकर उसे फीड कराने लगी। सोना और शिवी ने अपना सर हिलाया। इनका कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ देर बाद बेबी चुप हो गई और सोना ने कहा, तुम लोगों को अब आराम करना चाहिए। आज का दिन बहुत थकान से भरा था। शौर्य और नालंदा भी वहाँ से चले गए। सोना ने शिवी से कहा, शिवी, अब तुम भी आराम करो, काफ़ी रात हो गई है, हम भी चलते हैं, उसने कहा और जाने लगी तो शिवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। सोना रुकी और उसे देखने लगी। सोना ने कहा, क्या हुआ शिवी? क्या तुम्हें कुछ कहना है? शिवी ने झिझकते हुए कहा, भाभी, वो आप फर्स्ट नाइट मुझे। वो आगे कुछ नहीं कह पाई और सोना उसकी बात समझ गई। उसने शिवी के गले पर हाथ रखा और कहा, क्या तुम वही कहना चाह रही हो और जो हम सोच रहे हैं? तुम दीप के साथ आगे बढ़ना चाहती हो? शिवी ने अपना सर झुका लिया। सोना ने कहा, तुम ज़्यादा मत सोचो, हम हैं ना तुम्हारे पास, हम कुछ करते हैं, उसने कहा और शिवी को लेकर मिरर के पास आ गई। सोना ने उसे टेबल पर बिठाया और उसे मेकअप कर उसे अच्छे से तैयार किया और कहा, अब तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, दीप अपने आप समझ जाएंगे तुम क्या चाहती हो। सोना ने कहा तो शिवी ने अपने लिप्स को बाइट कर लिया। शिवी ने पिंक कलर का लहंगा चोली पहना था, कानों में बड़े बड़े झुमके और माथे पर लाल रंग की बिंदी, हाथों में भरी हुई चूड़ियाँ और गले में छोटा सा नेकलेस। वो एकदम नई नवेली दुल्हन लग रही थी। सोना ने उसके सर पर चूमा और कहा, ऑल द बेस्ट शिवी, आज तुम अपने अंदर की सारी झिझक और घबराहट दूर कर लेना। उसने कहा तो पता नहीं क्यों शिवी को अपने आप ही घबराहट होने लगी और सोना वहाँ से मुस्कुराते हुए चली गई। सोना कमरे से बाहर आई। उसने देखा अंश आज फिर से यहाँ से गायब है। उसे गहरी सांस ली और बच्चों के पास आ गई। सारांश अपनी दादी के पास सो रहा था और इस वक्त बेड पर ट्विन बेबी के साथ आयंश सो रहा था। उसने उनके सर को सहलाया और मिरर के सामने खड़ी होकर अपनी ज्वेलरी निकालने लगी। उसने गाजरी रंग का लहंगा पहना था जिसमें वो एकदम परी की तरह लग रही थी। उसने अपने हाथ की कुछ चूड़ियाँ निकाली और अपने कान के झुमके निकालने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। तभी उसे अपने कंधे पर किसी के गर्म सांसों का एहसास हुआ और उसके हाथों से किसी का हाथ उस ठंडे हाथों को टच से सोना एक पल के लिए कांप गई। उसने देखा अंश उसके पीछे खड़ा है। अंश उसे मिरर के जरिए देखने हुए कान को झुमका निकाल लिया। अंश की आंखें कुछ लाल थीं और उसके ऊपर से हल्के हल्के शराब की स्मेल आ रही थी। अंश ने उसके गले से मोतियों की माला निकाली और
उसके गले पर उंगलियां चलाते हुए उस पर किस करने लगा। सोना ने उसके एहसासों को अपनी आंखों में बंद कर ली। अंश ने उसके हाथों को पकड़ा और उसकी चूड़ियां निकालकर टेबल पर रखी। उसने उसके दुपट्टे के पिन को निकाला और उसके कंधे से दुपट्टा को निकाल दिया। उसने बालों के लगे पिन को निकाला जिससे सोना के बाल लहराते हुए उसके पीठ पर बिखर गए। अंश ने अपनी उंगलियों से उन्हें महसूस किया और आंखों को बंद करके उसके बालों से आकर रही महक को फील करने लगा। उसके इस हरकत पर सोना का दिल तेजी से धड़कने लगा। ना जाने ब्लाउज के जिप को लूज किया और खुद को कंट्रोल करने के लिए लंबी गहरी सांसें लेने लगा। कुछ पल बाद उसने कहा, जाओ जाकर कपड़े बदल लो। उसने कहा और जाने लगा तो सोना ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, अंश, आजकल आप कहाँ गायब रहते हैं? कोई बात है क्या? और आप आज हमें परेशान क्यों लग रहे हैं? उसने कहा तो अंश ने कहा, कोई बात नहीं है सोना, मैं मेरे बिजनेस पार्टनर के साथ था इसलिए उसके साथ थोड़ा सा ड्रिंक कर लिया और कोई बात नहीं है। सोना ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, हम कपड़े बदल कर आते हैं, आप रेस्ट कीजिए। उसने कहा और चली गई। इधर दीप उनके कमरे में आ गया। उस कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा था। अपनी आंखें छोटी करके कमरे को देखकर बोला, मेड ने तो बताया था शिवी कमरे में है, लगता है सो गई। तभी कमरे की लाइट बंद है। उसने कहा ही था कि कमरे की लाइट ऑन हुई। अचानक से उजाला होने से दीप की आंखों पर हाथ रख लिया। कुछ पल बाद उसने अपनी आंखें खोली और अपने सामने शिवी को अपना सर झुकाकर खड़ा पाया। शिवी एक दुल्हन की तरह लग रही थी। दीप धीरे से कदमों में उसके पास आने लगा जिससे शिवी की धड़कनें बढ़ने लगी, पर आज उसने फैसला कर लिया था कि वो पीछे नहीं हटेगी। दीप शिवी के एकदम करीब आ गया। दीप बोला, शिवी तुम? उसने कहा ही था कि शिवी ने अपनी प्यार भरी नज़रों से दीप को देखा जिससे दीप रिलैक्स हो गया। उसने शिवी के गाल को पर हाथ रखा और कहा, शिवी तुम जानती हो ना तुम क्या करने जा रही हो? शिवी ने जवाब में अपना चेहरा दीप के सीने पर छुपा लिया। दीप मुस्कुराया। उसने एक हाथ से उसके कमर को कस के पकड़ लिया और दूसरे हाथ से शिवी का चेहरा ऊपर करते हुए उसके माथे को चूम लिया। उसके ऐसे करने से शिवी का दिल गड़गड़ाहट से भर गया। दीप ने शिवी के पूरे चेहरे पर किस किया और फाइनली उसके होठों को चूमने लगा। शिवी ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली और दीप के शर्ट को पकड़ लिया। उसे बेचैनी होने लगी। दीप ने इस बात को समझा और उसे अलग होते हुए बोला, इट्स ओके शिवी, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है। तुम जाओ कपड़े बदल लो, रात भी काफ़ी हो चुकी है। उसने कहा और उससे दूर जाने लगा तो शिवी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा। दीप को समझ पाता उससे पहले शिवी अपने पंजों पर खड़ी हुई और उसके होठों को चूम लिया। उसके इस हरकत पर दीप हैरान हो गया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं, पर जल्दी उसने अपना होश संभाला और शिवी को कमर से पकड़कर खुद से चिपका लिया। शिवी इतने कॉन्फिडेंट कभी नहीं हुई थी जितनी इस वक्त लग रही थी। दीप उसके इस मूवमेंट से खुश हो गया। वो उसके किस में उसका साथ देने लगा। उसने शिवी के सर पर पीछे से पकड़ा और जितना हो सकता था उतना रफली किस करने लगा। जल्द ही शिवी की सांसें उखड़ने लगी और वो दीप की पकड़ से छूटने के लिए बेचैन हो गई, पर दीप ने उसे नहीं छोड़ा। उसने किस करते हुए ही उसे अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर बेड पर आ गया। वो उससे अलग हुआ जिससे शिवी लंबी लंबी सांसें लेने लगी। दीप ने उसके सूज चुके लिप्स को अपने अंगूठे से सहलाया और दोबारा अपने होठ शिवी के सुर्ख गुलाबी होठों पर रख दिया। दीप जो कब से शिवी के ऊपर प्यार से किसी तरह तरस रहा था, वो अब जाकर उसे महसूस कर पा रहा था। शिवी ने भी अपने अंदर की सारी बेचैनी और डर से काबू पा लिया था। कुछ ही देर बाद दोनों की तेज सांसें लेने लगे और आवाज़ कमरे में सुनाई देने लगी। आज बहुत इंतजार के बाद दीप और शिवी के रिश्ते की असल में शुरुआत हो रही थी। कमरे में अंश और सोना गहरी नींद में सो रहे थे। तभी अंश का फ़ोन टेबल पर बजने लगा। फ़ोन का रिंग इतना तेज था
कि अंश के साथ सोना और आयांश की भी नींद खुल गई। अंश ने जल्दी से फ़ोन रिसीव करके आप कान पर लगाया। अंश कुछ कहता उससे पहले सामने से किसी ने घबराई हुई आवाज़ आई। आप मिस्टर रायज़ादा बोल रहे हैं? प्लीज़ आप जल्दी से गुड़गांवा वाले हाईवे पर आ जाइए। आपके बड़े भाई का एक्सीडेंट हो गया। उसने कहा तो अंश को नींद पूरी तरह से खुल गई। उसने कहा मैं अभी आता हूँ। उसने कहा और जल्दी से अपना शर्ट पहनते हुए बाहर निकल गया। सोना उसे आवाज़ देती रह गई। अंश आप कहाँ जा रहे हैं इतनी रात को? अंश ने उसकी बात नहीं सुनी और वहाँ से चला गया। पता नहीं उन्हें क्या हो गया है आजकल। आयांश भी सोना से लिपट गया। मम्मा पानी। सोना ने टेबल पर पानी का ग्लास देखा तो पाया ग्लास खाली है। उसने आयांश से कहा बेटा तुम यहीं रुको, हम पानी लेकर आते हैं। उसने कहा और चली गई। हवेली में इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ था। शादी के वक्त जितनी यहाँ पर चहल पहल थी, अब ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई भी ना हो। सोना ने इधर उधर देखा और किचन में आ गई। उसने पानी का बॉटल लिया और जाने के लिए मुड़ी। वो कुछ ही कदम चली थी कि उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई चल रहा हो। सोना रुककर पीछे पलट गई। जैसे ही वो पलट गई वैसे ही उसे अपने सामने कुछ दूरी पर एक काली परछाई दिखाई देने लगी, जिसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उसने कहा कौन कौन है वहाँ पर? सामने से एक क्रिस्पी आवाज़ आई, तुम्हारी मौत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और एक नया एपिसोड जो चल रहा है उसको प्लीज़ आप उसे